आज के इस तज्जिए में हम 1990 की दिहाई के एक ऐसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले जुर्म की फाइल खोलने वाले हैं जिसने इंसानी फितरत के सबसे तारीक पहलुओं को बेनकाब कर दिया था। ये कोई आम कत्ल की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे मौत के खेल की दास्तान है जहां लालच और धोखे ने बरसों पुराने रिश्तों को खून में नहला दिया। आज हम इस पूरे माजरे का तज्जिया एक डिटेक्टिव की नज़र से करेंगे। हम उन तमाम सबूतों की कड़ियां जोड़ेंगे जिन्होंने हरियाणा के एक बिल्कुल सुनसान फार्म हाउस को एक डार्क स्टेज प्ले में बदल कर रख दिया था। तो आइए इस खूनी खेल की तहकीक शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी बुनियाद आखिर कैसे रखी गई। अब इसकी इस फाइल में सबसे पहला सवाल जो किसी का भी जहन हिला सकता है वो ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो 10 साल की अटूट वफादारी को एक ही रात में कत्ल के सर्द महर इरादे में बदल देता है। सोचिए जरा, ये सवाल हमारी इस पूरी तहकीक की बुनियाद है। इंसानी फितरत उस वक्त किस कदर तबाकुन रुख इख्तियार कर लेती है जब उसे अंधी हवस और लालच का जहर पिलाया जाए। ये दास्तान महज एक कत्ल के इर्द गिर्द नहीं घूमती, ये वफादारी के टूटने, शदीद नफ्सियाती दबाव और अखलाकी जवाल की एक ऐसी तहकीक है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए देखते हैं कि इस मौत के खेल के असल मोहरे आखिर थे कौन। इस केस को समझने के लिए इन दो मेन कैरेक्टर्स की नफ्सियात को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास यहाँ दो बिल्कुल ही अलग फ़र्द हैं। एक तरफ है राघव मलिक, एक बेहद अमीर, ताकतवर लेकिन जहनी तौर पर अलग थलग रहने वाले बिजनेसमैन, और दूसरी तरफ है राजू, उनका इंतहाई फर्माबरदार केयरटेकर। राजू की पूरी जिंदगी अपने मालिक पर मुनस्सिर थी और उसका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बिल्कुल बेदाग था। एक बादशाह और एक प्यादा, उनके दरमियान एतमाद का एक लंबा रिश्ता था। लेकिन इस जुर्म की मंसूबाबंदी इतनी शातिर थी ना कि उसने अमीर और गरीब के इन तमाम फासलों को अचानक मिटा दिया और इन दोनों को मौत के एक ही मैदान में ला खड़ा किया। और यहाँ से उस शातिर ट्रैप का आगाज होता है जिसे हम इस खूनी नाटक का एक्ट 1 कह सकते हैं। वह की जगह थी सोनीपत और पानीपत के दरमियान एक इंतहाई सुनसान फार्म हाउस। इस अकेलेपन को बाकायदा एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले बिजली महकमे की एक जाली चिट्ठी आती है जो इस तहकीक का एक अहम फोरेंसिक सबूत भी है। इस चिट्ठी में रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक मुकम्मल ब्लैकआउट का दावा किया गया था। राजू को मखसूस तौर पर इमरजेंसी लाइट्स खरीदने भेजा गया ताकि उसे इस मंसूबे का हिस्सा बनाया जा सके। और फिर खौफजदा फ़ोन कॉल्स के जरिए राघव को मुंबई से सीधा हरियाणा बुलाया गया। ये कोई इत्तेफाक हरगिज नहीं था, ये एक इंतहाई सोचा समझा पिंजरा था जो आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार के इर्द गिर्द बंद हो रहा था। अब इस केस के उस पहलू पर आते हैं जिसे पैरानॉर्मल एलिबाई या गैबी बहाना कहा जा सकता है। हमारी तहकीक ये साफ साबित करती है कि वहां किसी भूत प्रेत का कोई चक्कर नहीं था। दरअसल ये एक निहायत ही शातिर नफ्सियाती हथियार था। देखिए, राघव दिल का मरीज था और मौत का ये खेल रचाने वाले लोग उसकी इस कमजोरी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। मुकम्मल अंधेरा, शीशा टूटने की आवाजें और एक बनावटी बिना सर वाला साया, ये सब जानबूझकर डिजाइन किया गया था ताकि राघव को दिल का दौरा पड़े और उसकी मौत बिल्कुल कुदरती लगे। एक मरीज की मेडिकल हिस्ट्री को इस बेदर्दी से उसके खिलाफ इस्तेमाल करना, ये वाकई किसी की भी रूह फना कर देने के लिए काफी है। इस केस की गुत्थियां सुलझाने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात ठीक 9 बजे तयशुदा ब्लैकआउट होता है और उस सुनसान फार्म हाउस में खौफ का वो खेल शुरू हो जाता है। राघव वाकई उस वहशतनाक अंधेरे से डरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन किस्मत यहाँ अपना पासा पलटती है। रात के 2:50 पर अचानक उसकी आंख खुल जाती है। अब वहां से लेकर ठीक 3 बजे तक जब बिजली वापस आनी थी, वक्त की सुई एक बम की तरह टिक टिक कर रही थी। ये आखिरी 10 मिनट इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। इस मुकम्मल अंधेरे और घुटन भरे वक्त में वो पूरा झूठा तिलिस्म टूट जाता है और उस कमरे में ताकत का तवाजुन अचानक बदल जाता है। जरा तस्वुर करें उस अंधेरे और खामोश कमरे का। जब राघव की आंख खुलती है तो सन्नाटे में उसे एक सरगोशी सुनाई देती है। वो अपने ही 10 साल पुराने मुलाजिम राजू को फोन पर बात करते हुए सुनता है। मैडम, मैं सिर्फ उन्हें बेहोश कर सका, उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ा। क्या मैं उन्हें खेत में दफना दूं? बाप रे, ये वो लम्हा था जब राघव को झटका लगता है और एहसास होता है कि अंधेरे में छुपने वाला कोई भूत नहीं है बल्कि उसका अपना वफादार केयरटेकर अब एक कातिल बन चुका है। ये सरगोशी इस फाइल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होती है। बाजी अब पलटने वाली थी।
और यहीं से हमारी तहकीक एक बिल्कुल नए और हैरानकुन सबूत की तरफ घूम जाती है। आखिर ये मैडम थी कौन जिसे मौत की रिपोर्ट दी जा रही थी? केस फाइल जाहिर करती है कि इस पूरे वाक़े की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राघव की अपनी बीवी मोहिनी मलिक थीं। वो फोन पर इस पूरे कत्ल को बाकायदा डायरेक्ट कर रही थी। यहाँ आकर ये थ्रिलर सुपरनैचुरल से बदलकर एक बेहद सर्द मोहरी पर मबनी घरेलू साजिश बन जाता है। एक बीवी का अपने ही शौहर की मौत का मंसूबा बनाना, सारा ठोस सबूत सीधा मोहिनी की तरफ इशारा कर रहा था। इस हाई सोसाइटी खानदान का खोखलापन और उनका अखलाकी जवाल अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। अगर आप इस कत्ल के पर्दे के पीछे छुपी माली हकीकत की मैथमेटिक्स देखें तो वो और भी खौफनाक है। मोहिनी ने राजू को इस महंगे फार्म हाउस की प्रॉपर्टी का सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा ऑफर किया था, जबकि बाकी 95% और मुकम्मल कंट्रोल मोहिनी का अपना होना था। मतलब आप खुद सोचिए, 10 साल की वफादारी और एक इंसान की जिंदगी की कीमत यहाँ कितनी सस्ती लगाई गई थी। ये अखलाकी जवाल की इंतहा है, जहां महज चंद पैसों के लालच ने एक सीधे साधे इंसान को कातिल बना दिया। एक इंसान के लहू की कीमत सिर्फ 5% तय की गई थी। जैसे ये हकीकत सामने आती है, इस कोर्टरूम ड्रामा का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। राघव तेजी से आगे बढ़ता है, राजू की गर्दन पे चाकू रखता है और गेम को पलट देता है। उस गुप अंधेरे में शिकार अपने शिकारी से कहता है, तुम सिर्फ एक प्यादा हो जो रानी के हुक्म पर चल रहा है, लेकिन याद रखना, शतरंज का खेल तब तक जारी रहता है जब तक बादशाह खड़ा है। वाओ! इस एक लम्हे में खौफजदा राघव अचानक एक ऐसे एपेक्स प्रेडिटर में बदल जाता है जो सब कुछ जानता है। वो राजू को मारने के बजाय अब अपनी शातिर काउंटर स्ट्राइक शुरू करने के लिए तैयार था। उसने मुकदमे का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। उस बंद कमरे में इंसानियत अपना सबसे निचला दर्जा छू रही थी। राघव बखूबी जानता था कि राजू की वफादारी का अब कोई वजूद नहीं बचा, उसे सिर्फ पैसों से खरीदा जा सकता है। तो उसने क्या किया? उसने अपनी ही जिंदगी पर फरोख्त होने वाली बोली को सीधा दुगना कर दिया। उसने राजू को कत्ल के इस नए मुआवजे के तौर पर प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा ऑफर कर दिया। अपनी पत्नी के 5% के मुकाबले में पूरा 10%। ये इस दुनिया की बेहिसी का सबसे बड़ा सबूत था। एक इंसानी जिंदगी पर सरेआम और बेशर्मी से बोली लग रही थी। राघव ने निहायत आसानी से और ठंडे दिमाग के साथ उस कातिल को अपनी ही बीवी के खिलाफ खरीद लिया था। वफादारी की नई कीमत तय हो चुकी थी। अब इस कहानी का चौथा एक्ट शुरू होता है, किसी खौफनाक सस्पेंस थ्रिलर की तरह। राघव बेदर्दी से अपनी ही बीवी के लिए जाल बिछता है। मोहिनी को फोन करके झूठी तसल्ली दी जाती है कि काम हो गया है। उसके बाद उस अंधेरे फार्म हाउस में 90 मिनट का वो अजाबदेह और खामोश इंतजार शुरू होता है। उस नफ्सियाती कशमकश का अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक शौहर अपने कातिल मुलाजिम के साथ बैठा अपनी ही बीवी का इंतजार कर रहा है, जो इसकी मौत देखने आ रही है। जैसे ही मोहिनी वहां पहुंचकर बेखबरी में अपने शौहर की मौत का मजाक उड़ाती है, ठीक उसी वक्त राजू अंधेरे से निकलकर अपने नए कॉन्ट्रैक्ट पर अमल कर देता है। मोहिनी अंधाईपन में चलते हुए सीधा अपनी ही मौत के कुएं में कूद जाती है। ये इस डार्क स्टेज प्ले का खूनी और वहशतनाक अंजाम था, दी एम्प्टी वॉल्ट। राजू ने चाकू का वो जानलेवा वार सिर्फ और सिर्फ अपने लालच और उस नए 10% हिस्से के मिलने की अंधी उम्मीद में किया था। ये एक ऐसी बेरहम हवस थी जिसने उस घर के हर फर्द को अपना शिकार बना लिया था। राजू को इस लम्हे बिल्कुल यही लग रहा था कि उसने मैदान मार लिया है, बाजी जीत ली है और अब वो रातों रात अमीर हो जाएगा। उसने अपना ज़मीर बेचकर उस खूनी नाटक का आखिरी हिस्सा पूरा कर दिया था और मुकम्मल तौर पर अंधे लालच की भेंट चढ़ गया था। लेकिन जब हम इस तहकीक के आखिरी सफ़े पर पहुंचते हैं तो इस कहानी का सबसे बड़ा और हैरानकुन झटका सामने आता है। मौत का आखिरी नतीजा और इस पूरे सौदे की कीमत दरअसल क्या थी? 0, 0। जैसे ही मोहिनी की सांस टूटती है, राघव अपने चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट लिए राजू को बताता है कि उसने ये बदकिस्मत फार्म हाउस तो 1 हफ्ते पहले ही किसी और को बेच दिया था। यानी फार्म हाउस पर अब किसी का हक ही नहीं। राजू ने जिस प्रॉपर्टी के इंतहाई लालच में आकर अपने मालिक को धोखा दिया, अपनी मालकिन का कत्ल किया, उस सौदे की असल कीमत 0 थी। उसने अपना ज़मीर और अपनी जिंदगी एक ऐसे खजाने के लिए बेच दी जिसका सिराए से वजूद ही नहीं था। जुर्म का यह आखिरी मंजर, जिसे हम एक परफेक्ट कवर अप कह सकते हैं, बिल्कुल एक शातिर जहन की पैदावार था। राजू इस तारीखी धोखे और अपने खूनी कामों पर इस कदर नफ्सियाती दबाव का शिकार हुआ कि उसने वहीं खुदकुशी कर ली।
उसका ज़मीर उस ज़ीरो की कीमत को बर्दाश्त नहीं कर सका। बाहर की दुनिया और कानून की आंखों में ये झूठी अफवाह बाखूबी फैलाई गई कि राजू और मोहिनी के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात थे और इसी जज्बाती जुनून में राजू ने सब कुछ किया। और राघव इस पूरी खूनी कहानी का अकेला बचा हुआ फर्द था जो वहां से बिल्कुल साफ और मासूम बनकर निकल गया। उसने ठंडे दिमाग से न सिर्फ सबूत मिटाए बल्कि इस घर के संगीन अखलाकी जवाल को ही अपने बचाव के लिए बेहतरीन ढाल बना लिया। तो दोस्तों, इस खौफनाक फाइल को बंद करते हुए एक आखिरी सवाल ज़हन में उभरता है जो हमारी इंसानियत को झंझोड़ देता है। एक ऐसे घर में जहां हर इंसान अंधे लालच और खुदगर्जी में पूरी तरह गर्क हो चुका था, वहां इस फार्म हाउस का असल दरिंदा दर हकीकत कौन था? क्या वो बीवी थी जिसने मौत का पहला मंसूबा बनाया? क्या वो मुलाजिम था जिसने चंद पैसों के लालच में चाकू चला दिया? या वो शौहर जिसने इंतहाई ठंडे दिमाग से मौत की बाजी पलटकर एक परफेक्ट क्राइम मुकम्मल किया और आज आज़ाद घूम रहा है? ये तहकीक हमें तस्लीम करने पर मजबूर करती है कि दुनिया में सबसे खौफनाक चीज़ कोई भूत या साया नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छुपा हुआ अंधा लालच है। इस खूनी हकीकत पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अगली पेशकश तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।